ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसके बारे में जब आप जानेंगे तो आपके अंदर काफी ज्यादा विचलित होने की स्थिति पैदा होगी। आप अपने आप को हो सकता है थोड़ा परेशान भी पाएं, लेकिन यह जरूरी है कि आपको थोड़ा अपना इतिहास पता हो। एक बहुत अच्छी पंक्ति है, कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को उसका इतिहास पता होता है कि हम कहां से शुरू किए हैं, तो भविष्य को लेकर के कभी गलतियां नहीं दोहराता है। यदि उसको भविष्य का अंदाजा ही, मतलब पास्ट का इतिहास अंदाजा ही नहीं है, तो वो भविष्य के बारे में कोई भी गलत फैसले ले सकता है। इसी क्रम में आज का सेशन आपको सुनना चाहिए। क्रम क्या है, हाल ही में एक रिसर्च प्रकाशित हुई है एक जर्नल के अंदर, और उस रिसर्च में यह कहा गया है कि सिर्फ 40 साल के अंदर 10 करोड़ भारतीयों की मौत हुई थी जब ब्रिटिशर्स का शासन इंडिया में था। आप इससे जरा अंदाजा लगाइए कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में थे तो मात्र 40 साल के अंदर 100 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी। ऐसा डेटा दिया गया है, ऐसी रिपोर्ट निकाली गई है। अब ये रिपोर्ट किस आधार पर निकाली गई, कौन निकालने वाले हैं, ये सारी बातें आपको बताएंगे। इसके साथ साथ यहां पर एक बहुत ही बड़ा पॉइंट निकल कर आता है, और वो ये है कि इस रिसर्च में ये दावा किया गया है, हालांकि उस विषय के ऊपर पहले भी चर्चाएं हुई है, कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जितने ब्रिटिशर्स की मृत्यु हुई थी या कैजुअलिटी हुई थी, उससे 6 गुना ज्यादा भारतीयों की कैजुअलिटी हुई थी। जरा आप ध्यान से सुनिएगा, कितना, 6 टाइम्स ज्यादा। कहां पर हुई थी? भारत के बंगाल में। आप पूछेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर बंगाल में कब हुआ? जी हां साथियों, बड़ा सवाल है, क्योंकि बंगाल से जितना भी उनका खाद्य राशन पदार्थ था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर अंग्रेजों ने ले लिया था, ताकि उनके सैनिक लड़ते रहें और इधर भूख से लोग मरते रहें। यह चर्चिल का फैसला था, जिसके चलते लगभग 3 मिलियन भारतीयों की, विशेष रूप से बंगाल में रह रहे भारतीयों की मौत हुई थी। आप इसके अंदाजा लगा सकते हैं। यानी ब्रिटिशर्स जो अपने राज को लेकर के कभी गौरव का भाव दिखाते हैं कि हमारा उपनिवेश काल प्राउड का विषय है, उस प्राउड की आज चर्चा की जानी है। आइए हम आपको बताते हैं। आपके सामने कुछ सुर्खियां हैं जिन्हें आप देखें। असल में कल अल जजीरा के अंदर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, हाउ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म किल्ड 100 मिलियन इंडियंस इन 40 ईयर्स। 40 साल का ही डेटा इसके अंदर दिया गया है, बाकी जितने साल तक हुआ वो तो सब आप साइड में हटा दीजिए। केवल 40 साल, और वो भी 40 साल, शुरुआती 40 साल जब से। और सोचिए, सोच के देखिए, डेटा भी जो लिया गया है उस डेटा में ब्रिटिशर्स के द्वारा दिए गए आंकड़ों को ही लिया गया है। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि ब्रिटिशर्स के जो आंकड़े खुद के बनाए हुए हैं उनको कंपाइल करके ये जानकारी बाहर निकाली गई है। तो आपकी इस जानकारी के पीछे 2 व्यक्ति जिम्मेदार हैं। इनमें से एक का नाम है डायलन सुलेवान और दूसरे हैं जैसन हाइकल। दोनों ऑस्ट्रेलियंस हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं डायलन सुलेवान, और जैकन हाइकल जो हैं ये एक प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। कहां पर? ये जो आपकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक यूनिवर्सिटी के अंदर। इन दोनों ने एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया। इन्होंने 1880 से लेकर 1920 के आंकड़े एकत्रित किए, और इन आंकड़ों के आधार पर इन्होंने बताया कि जो ब्रिटिशर्स का उपनिवेशवाद और उनकी जो पॉलिसी थी उसकी वजह से इंडियंस को जितनी मौतों का सामना करना पड़ा, वो सारी मौतें यदि सोवियत यूनियन के अंदर हुई सारी मौतों को मिला दिया जाए, चाइना में हुई जो माओवाद के दौरान चाइना था उनकी मौतों को मिला दिया जाए, नॉर्थ कोरिया की मौत मिला दी जाए, सबको मिला दिया जाए, उससे ज्यादा मौतें अकेली इंडिया में हुई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रिटिशर्स का शासन भारत में कैसा था। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग इतिहास के अंदर हुआ होगा, क्यों? क्योंकि आज जब हम हमारे 2 साल पहले के कोरोना को ही, 2 साल भी पूरे नहीं है साहब, 2019 में आया था, 21 तक तड़पाया था, 1 साल पहले के कोरोना को लेकर के भी ऐसे सोचते हैं, ना जाने कब हुआ था। जब एक बार सोचने बैठते हैं, जब देखने लगते हैं कि यार किस तरह से लोग बिल्कुल पंखड़ियों की तरह गिर रहे थे, आज हम उसको भी जब इतना कैजुअली ले लेते हैं, हमको अपने बारे में अगर कोई ये कह दे कि साहब इन चीज़ों से थोड़ा बच के चलें, तो हम बुरा मान जाते हैं। सोचकर देखिए कि इतिहास में हमारे ऊपर इन मौतों की बातें क्या असर डालेंगी, यानी कि हम किस तरह से इसको रिएक्ट करेंगे, ये आपके ऊपर है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने इतिहास से कुछ नहीं सीखा वो भविष्य भी अपना नहीं बना पाता, और यही कारण है कि इतिहास पर भी रिसर्च होती हैं, और उन्हीं रिसर्च को ध्यान में रखते हुए ये डेटा निकल कर आए हैं। इससे अंदाजा लगाइए, जितना 3 उस समय के सबसे बड़े देशों में कुल मौतें थी, उससे ज़्यादा डेथ इंडिया में अकेले थी। ये डेटा आपको इन तस्वीरों के माध्यम से शायद कुछ याद दिलाए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं
ये भूख से पीड़ित भारतीयों की तस्वीरें हैं जिन्हें एक वक्त का भोजन छोड़िए, एक वक्त के लिए शुद्ध पानी तक नसीब नहीं होता था। आप इनकी तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं ये उस समय की फोटो हैं जिस समय भारतीयों के साथ क्या होता था, अंग्रेज किस तरह से अपनी सामान को लाद कर ले जाते थे, किस तरह से भारतीयों पर जुल्म ढहाए जाते थे। हालांकि इतिहास में इस पर काफी चर्चा फिल्मों के माध्यम से हुई है, लेकिन फिर भी जब डेटा निकल कर आता है तो एक बार के लिए आपका मन करता है कि यार ये था क्या। आपको मालूम होगा ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 साल तक राज किया था। कहा जाता है कि उस दौरान अंग्रेजों ने भारत से लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति लूटी थी। इसकी थोड़ा मतलब समझिए। देखिए 45 ट्रिलियन डॉलर कितना होता है, मैं आपको इस तरह से समझाऊं। भारत की वर्तमान जीडीपी, इस समय की जो जीडीपी है ना, वो 3 पॉइंट कुछ ट्रिलियन डॉलर है। कितने साल बाद? आजादी के 75 साल बाद। और इंडिया उसके बावजूद दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। विचार करिए कि अगर 3 का भी आज का रेशो लिया जाए तो 15 साल की जो हमारी जीडीपी है, इतनी, यानी आज के जमाने की, उससे ज्यादा करेंसी, उससे ज्यादा मनी तो ये लूट कर हमसे 200 साल के राज में चले गए। यानी इनके 200 साल में इन्होंने 45 ट्रिलियन डॉलर हमसे लूटे थे। और ये बात हमने उठाई भी है कि ब्रिटिशर्स ने 45 ट्रिलियन डॉलर इंडिया से लूटे थे। कब लूटे थे? जयशंकर साहब ने 2019 के अंदर इस बात को उजागर किया था कि हम लोगों ने जो विदेशी दास्ता से ही है उसकी वैल्यू अगर आज के पैसे में नाप ली जाए तो वो वर्तमान समय में 45 ट्रिलियन डॉलर के बराबर। आप सोचिए, चाइना पूरा खा जाओ आप, 2 बार 3 बार, अमेरिका पूरा निगल जाओ, उतनी संपत्ति हमसे लूटी गई थी। ऑस्ट्रेलिया के 2 विशेषज्ञों के द्वारा 40 साल के दौरान जो भारतीयों का कत्ल हुआ या भारतीयों की मौत हुई इनकी वजह से, उसके बारे में जानकारी दी गई है। असल में इसके पीछे का बड़ा कारण है। कुछ किताबें ऐसी हैं जैसे नियाल फर्ग्यूसन एम्पायर, जिसमें वो लिखते हैं कि हाउ ब्रिटेन मेड द मॉडर्न वर्ल्ड, एंड ब्रूस गिली की किताब है द लास्ट इंपीरियलिस्टिक, जैसी कई विवादित किताबें हैं वर्तमान के अंदर। उसमें क्या होता है, ये लोग अपनी इन पुस्तकों के माध्यम से लोगों के अंदर ये भावना पैदा करने लगते हैं। जैसे आज का भी वर्तमान काल जब इंडियंस को कुछ पढ़ने के लिए देता है, यानी आज का जो मैकाले शिक्षा पद्धति है उसके माध्यम से जब हमें शिक्षा दी जाती है तो क्या कहा जाता है कि इंडिया के अंदर तो संसद तक ब्रिटिशर्स की बनाई हुई है, जहां तुम लोग बैठ के बात करते हो। भारत का जो कानून है, भारत का जो संविधान है, वो भी ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया हुआ है। लगभग 1935 का ही वो एक्ट है जिसका 75% तक हिस्सा हम लोग यूज करते हैं। हम लोगों को कहा जाता है कि कोई भी नई इमारत आप लोगों ने अपने इस पूरे कार्यकाल में नहीं बनाई। जो कुछ है, चाहे रेलवे है, चाहे टेलीफोन है, ये सब ब्रिटिशर्स का दिया है। ये सब चीजें जब हमारे जहन में डाली जाती हैं तो हमारे मन में क्या आता है, यार ब्रिटिशर्स ही अच्छे थे। बस ये बात दूसरी है, जैसे हम ये लाइन बोलेंगे तो कोई हमें देश के खिलाफत करने के कारण देश विरोधी कह देगा, देशद्रोही कह देगा। तो दबे शब्दों में हम अपने यार दोस्तों के साथ बैठकर जब चर्चाएं करते होते हैं तब कहते हैं यार थे तो ब्रिटिशर्स ही, हमने क्या कर लिया यार। बहुत सही है, आपने क्या कर लिया, क्योंकि आपको मरे हुए डेड बॉडीज दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो तो दफन है या जला दिए गए हैं। क्योंकि आपको ये दर्शाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। इमारतें जो है ना, इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सी सरकारें अपने द्वारा मॉन्यूमेंट्स बनाने पर बिलीव करती हैं। चाहे आप कोई सा भी मॉन्यूमेंट उठा के देख लें, बड़ी बड़ी विरासत के रूप में बड़े बड़े राजाओं को, इतिहास को उठा कर देखें, चाहे राजकाज कैसा भी रहा हो। आप मुगल्स को उठा के देख लीजिए, ये जो बड़े बड़े महल आपको दिखाई पड़ते हैं, चाहे लाल किला उठाकर देख लीजिए, चाहे आप रेड फोर्ट जो आगरा का किला है वो उठाकर देख लीजिए, ताजमहल उठाकर देख लीजिए, इनको देखकर फीलिंग क्या आती है, यार पता नहीं कितने अच्छे लोग रहे होंगे, इनके समय में कितनी प्रॉस्पेरिटी होगी, ना जाने कितने ही लोगों के खून से ये बिल्डिंगों को रंगा गया है। मतलब समझ रहे हैं आप? क्योंकि इंसान की जो सबसे बड़ी गलती है ना, वो ये है कि वो थोड़ा तर्कशील होना चाहता है, लेकिन तर्क के नाम पर इमारतें तो बच जाती हैं, इंसान नहीं बचता। दूसरी बात लिटरेचर की है, जब आपको मूल शिक्षा से ही दूर रखा जाएगा तो आपको लिटरेचर कैसे प्राप्त होगा? ब्रिटिशर्स ने जो शिक्षा भी दी हमें, वो अपनी ही पद्धति से दी, इंग्लिश माध्यम से दी, मैकाले शिक्षा पद्धति। हमको ओरिएंटलिस्टिक जो ओरिएंटल एजुकेशन है, जो हमारी अपनी शिक्षा पद्धति है, उसमें उतरने ही नहीं दिया। और आज हमारे मन में यह स्वीकार हो चुका है कि अगर आईएएस भी बनना है तो हमको पढ़ना वही सब कुछ है जो उनके बताए हुए तरीके से है, और आईएएस भी अल्टीमेटली उन्हीं की देन है। तो कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि इतिहास में काश
डेड बॉडी और दफन बॉडी जो है ना वो भी बोलती तो शायद आपको पता चलता कि उपनिवेश कितना खराब था। कारण देखिए, इसी प्रकार की घटनाएं, ये जो नियाल फर्ग्यूसन एम्पायर नाम से पुस्तक लिखी कि जिसमें हाउ ब्रिटेन मेड द मॉडर्न वर्ल्ड, कि आज के वर्तमान इतिहास को ब्रिटेन ने कैसे बना, ये फक्र है टाइप की बात है कि हमें फक्र है इस बात पर कि हमने ऐसा वर्ड बनाया, ऐसा वर्ड बनाया। इस बात को लेकर के यूरोप में वर्ष 2020 के अंदर एक सर्वे कराया गया। आप सोचकर देखिए, क्यों? क्योंकि आपके मन में, आज मैं आपसे पूछता हूं कि आपके मन में एक पर्टिकुलर इमेज महाराणा प्रताप, शिवाजी या फिर महात्मा गांधी या नेहरू जी या पटेल साहब, इन सब के बारे में क्यों है भाई? क्योंकि आपको इतिहास की पुस्तकों में वो पढ़ाया गया है। ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरोज भी हैं जिनके बारे में या तो गलत पढ़ाया गया या पढ़ाया ही नहीं गया, और उनकी कहानी आज आपको क्या लगता है, जब हम स्वतंत्रता संग्राम की कहानी उठाकर देखते हैं और पीछे झांकते हैं तो क्या 8-10 लोग जिनको इतिहास में हम पढ़ते करते आ रहे हैं उन्हीं की चर्चा होना ठीक है, या फिर जो करोड़ों लोग जो विदेशी रिसर्च करके बोल रहे हैं कि 100 करोड़ लोगों की जानें गई? विचार करके देखिए, जो अनसंग लोग हैं, क्योंकि उन्हें कहीं लिटरेचर में जगह नहीं मिली। यही तो है, आपको जो पढ़ाया जाता है, आपको जो सुनाया जाता है, वही आपके जहन में बस जाता है कि सत्य यही है, और झूठ को भी अगर 10 बार कह दिया जाए तो वो सत्य होने लगता है। आप देखिए, यूरोपियन गवर्नमेंट्स के द्वारा एक पोल कराया गया और पूछा गया कि आपको अपने उपनिवेश काल के ऊपर गर्व है अथवा नहीं। जब यह जानकारी उनसे पूछी गई कि आपको कितना गर्व है, तो उस विषय के ऊपर उनसे पूछा गया तो इनसे कहा गया कि हाँ भाई बताइए कि आपको कितना अपने ऊपर गर्व है। 1 मिनट। तो आप एक आंकड़ा देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि नीदरलैंड की 50% आबादी तो ऐसी है जिसको अपने होने पर गर्व है। आप इससे अंदाजा लगाकर देखिए कि इनको अपने होने पर गर्व है। तो यार कुछ इश्यूज आ रहे हैं। नीदरलैंड की 50% आबादी जिन्हें किस बात पर गर्व है कि हमने उपनिवेश काल के दौरान काम किया था। आप यूके की 32% आबादी को देखें, इन्हें गर्व है कि हमने लोगों को गुलाम रखा था। ये नंबर कहां से आ रहे हैं? आपको यदि शर्म ही नहीं है कि कितने लोग आपकी वजह से मरे। पता है आपको, चर्चिल नाम का एक व्यक्ति इनका प्रधानमंत्री हुआ था, लेट 1940s की बात बता रहा हूं, जिस समय वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था। उसका निर्णय कि वर्ल्ड वॉर के दौरान जो ब्रिटिशर्स लड़ रहे हैं उनके लिए खाने की आवश्यकता है, तो एक काम करिए, बंगाल में जो अनाज पैदा हुआ है उसे यहां ले आइए। एक डिसीजन जिसने सेना को उस समय के ब्रिटिश काल को कहा कि यहां से उठाइए भोजन वहां ले जाइए। भूख से 3 मिलियन लोग मारे गए, फेमाइन से 3 मिलियन लोग। इतने ब्रिटेन के 1/6 हिस्सा ब्रिटेन की कुल कैजुअलिटी थी जो पूरे वर्ल्ड वॉर की थी। ये हल्का नंबर नहीं है, बट अगेन हमारे सामने फिगर्स नहीं आते तो हमें लगता है कि जो दिख रहा है वही सत्य है। क्यों? क्योंकि संविधान लाइनें लिखी हुई हैं, हमें लगता है वाह क्या दिमाग लगाया होगा इन्होंने। इमारतें हमारे सामने बनी हुई हैं, वाह कितने अच्छे थे ये लोग। सड़कें, रेल लाइन, टेलीफोन लाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन जो जनता के साथ हुआ वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि उनका कहीं लेखा जोखा नहीं है। तो आप यहां पर आंकड़े उठाकर देख सकते हैं कि ये लोग किस प्रकार का रिएक्शन दिया करते थे। ब्रिटिश राज भारत में 1858 से 1947 तक रहा। हालांकि हो सकता है आप में से कुछ लोग कहें ब्रिटिश राज सर तो बहुत पहले आ गया था, प्लासी के बाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन असल में ब्रिटिश राज से पहले 1858 से पहले कंपनी का शासन था। कंपनी के शासन का जब विरोध हुआ तब उस विरोध के एवज में 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया। यानी कंपनी से भारत सरकार के पास, मतलब ब्रिटिश सरकार के पास जो हम गए वो 1858 में गए। इसको ब्रिटिश राज कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसराय बनाए गए थे, आपको शायद ये याद होगा, भारत के पहले वायसराय। यानी अब सीधे हम ब्रिटेन के अधीन हो गए थे। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चला करते थे। तो प्लासी से लेकर यहां तक हमारे जो हालात थे वो मैंने आपको बताया। अब यहां पर इतिहासकार रॉबर्ट सी एलन ने शोध में क्या जानकारी निकाली मैं वो बताता हूं। इनका कहना है कि अगर हम ये पकड़ लें किस प्रकार से इन्होंने आंकड़े जुटाए, मैं आपको वो बताता हूं कि ब्रिटिश शासन के तहत भारत में अत्यधिक गरीबी 1810 में 23% से बढ़कर 20वीं शताब्दी के मध्य तक यानी कि 1950 तक 50% से अधिक हो गई थी।
ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान मजदूरी में भारी गिरावट आई थी और इस वजह से जो है ना इतिहास के सबसे निचले स्तर पर हमारी गरीबी पहुंच गई थी। उपनिवेश भारतीय लोगों के लाभ पहुंचाने की बात तो दूर हटाइए, जो हमारे साथ हुआ उन तथ्यों को आप एक बार के लिए पहचान कर देखिए। उपनिवेश काल की जनगणना का जो आंकड़ा रखना शुरू किया ना, जिसके ऊपर हम गर्व करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने जनगणना शुरू की थी, मृत्यु दर के बारे में अगर आंकड़ा ब्रिटिशर्स की कही हुई बात को लेकर के मान लिया जाए, इधर देखिए आंकड़े उठाते हैं, 1880 के अंदर प्रति 1000 लोगों में से 37 लोगों की मौत हो जाती थी। कितने? 1000 में से 37, ये मृत्यु दर थी हमारी। 1910 के अंदर यह बढ़कर 44 पहुंच गई थी। मतलब आप उम्र में बढ़ रहे हैं, यानी कि शासन बढ़ रहा है। अभी सरकारों में क्या होता है, जैसे जैसे सरकारें आगे बढ़ती है मृत्यु दर कम हो इस पर कार्य करती हैं। ठीक है, आप अंदाजा लगाइए 1910 में ये 44 तक पहुंच गई थी। और उस समय भारतीयों की जीवन प्रत्याशा, एक औसत भारतीय कितने उम्र जीता था सोचकर देखिए, 26.7 वर्ष जो जीने की उसकी औसत उम्र थी, वो घट करके 21.9 रह गई थी। अंदाजा लगा रहे हैं इस बात का? यानी आप पैदा हुए, औसत भारतीय 21 साल की उम्र में मर रहा है। कैसा नंबर है, आप विचार करके देखें। ऐसा नंबर जो आपको यह सोचने पर विवश कर देता है कि क्या 21 साल ही जीता था आदमी? जी हां, इतनी बुरी स्थिति। अगर आप आंकड़ों को जोड़ दें, यही वो वर्ल्ड डेवलपमेंट रेफरल है जिसमें कि एक्सट्रीम पॉवर्टी और कैपिटलिज्म के बारे में बात की गई, और उन्होंने इसी वर्ल्ड डेवलपमेंट नामक जर्नल में यह बात प्रकाशित की है और कहा है कि यदि ब्रिटिशर्स के ही आंकड़े जोड़ दिए जाएं तो ये आंकड़े 50 मिलियन के हैं। साल 40 साल हैं, 40 साल में जनसंख्या के हिसाब से 1000 में से 44 व्यक्ति मर रहा है। इन आंकड़ों को जोड़ दिया जाए ना तो 50 मिलियन लोग मरते हैं। 5 करोड़ लोग तो ब्रिटिशर्स के आंकड़े से पता चलते हैं कि मर गए। ये वो आंकड़े हैं जो ब्रिटिशर्स ने इकट्ठे किए। उसके अलावा जो आंकड़े हैं अगर आप वो भी जोड़ेंगे ना तो आपका ये आंकड़ा 100 करोड़ पार होता है। आप इससे अंदाजा लगाइए। आपके सामने आंकड़े हैं, बोले इंडिया के अंदर जो डेथ रेट थी, आप उससे अच्छा आपको लगेगा अरे साहब गरीब आदमी होंगे हम उस समय। रुकिए जरा, आपका वो भी भ्रम दूर करेंगे, हम कितने गरीब थे। 16वीं 17वीं 17वीं शताब्दी के अंदर 1000 में से 27.18 लोगों की मौत हो रही थी। आप इन आंकड़ों को अगर जोड़ दें तो 165 मिलियन डेथ हुई हैं इंडिया के अंदर ब्रिटिश आंकड़ों के अनुसार। ये सब चीजें मिला दी जाएं तो सोवियत यूनियन, चाइना, नॉर्थ कोरिया, कंबोडिया, इन सब की जो संयुक्त मौत है उनसे ऊपर यह आंकड़ा निकल करके आता है। समझ रहे? ये सारे दुनिया के जो बड़े बड़े फेमाइन हैं, इनमें जितने लोग मरे उन सबको कंबाइंड कर दो, उससे ज्यादा भारतीय लोग मरे थे। इंडियन फार्मर्स और इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करके इन्होंने क्या हमारे हाल किए, अब उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि हमें लगता है हो सकता है सर सब तब उस समय इतना ही जीते होंगे। आइए मैं आपको बताता हूं। प्लासी से भारत में एंट्री हुई थी, किनकी? ब्रिटिशर्स की। अब मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। इस सदी में आप जब 2022 में चल रहे हैं तो ऐसे कभी एक वर्ष 1 भी आया होगा, 2 भी आया होगा, 5 भी आया होगा, 100 भी आया होगा, 500 भी आया होगा, 1000 भी आया होगा। 1 से लेकर के सन 1700 तक, आज आप 2022 में हैं, यानी आज से 500 साल पहले तक दुनिया के कुल प्रोडक्शन का 25% प्रोडक्शन इंडिया में होता था। प्लासी में ये जनाब पहुंचे थे 1757 में। वर्ष 1700 तक दुनिया के कुल प्रोडक्शन का 25% इंडिया में प्रोड्यूस होता था। यह आंकड़ा है, आप इस आंकड़े को देख सकते हैं। हमारे यहां का कुल प्रोडक्शन जो है वो 25% वर्ल्ड की जीडीपी का, यानी इंडिया अकेला दुनिया की जीडीपी का 1/4 पैदा करता था। और जब अंग्रेज गए तो हमें कहां छोड़कर गए? 2% पर। हम जब 1950 की बात करते हैं तो हम 4.2% पर थे। वर्ष 1700 में हम 24.4% हमारी जीडीपी का रखते थे। वर्ल्ड जीडीपी का 25% इकलौता भारत, और 1950 में मात्र 4.2%। इतिहास इतना तो आप सबने पढ़ा ही है कि ये सब कैसे करते थे। हमारे यहां पर से कच्चा माल ले जाते थे, पका माल बना कर देते थे, और इंडिया के अंदर ही इंडियंस को अपना प्रोडक्ट बेचने की परमिशन नहीं दी जाती थी। एक और आंकड़ा देखिए, हमारे ऊपर कितनी क्रूरताएं रही होंगी, इससे अंदाजा लगाकर देखिए। वर्ष 1600 से लेकर 1950 तक हमारी जो इनकम है ना, 1900 तक देखिए, जब हम आजाद नहीं हुए थे उस समय तक देखिए, हमारी प्रति व्यक्ति आय $1000 के आसपास। ऐसा क्या कर गए भाई, हम आजाद होते हैं और आज उठाकर देखिए हम $6000 प्रति व्यक्ति आय से ऊपर निकल जाते हैं।
यानी कुछ तो था ना साहब, यानी आपके उपनिवेशवाद में कुछ तो था। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे सर एक बात बताइए, अब कहने से क्या फायदा, ये लोग तो चले गए, कहने से क्या फायदा? अरे उठाइए इस मुद्दे को सरकारों के सामने, उठाइए इस मुद्दे को ब्रिटिशर्स के सामने। बोले सर उठाने से क्या होगा? युद्ध क्षति मिलेगी। अरे क्या बात कर रहे हैं, ऐसे होता थोड़ी, क्या बात कर रहे हो भाई, दुनिया में युद्ध क्षति मिलती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इन्हीं यूरोपियंस ने जर्मनी से पैसा मांगा कि तुम्हारे कारण ब्रिटेन को और फ्रांस को जो नुकसान हुआ है उसका पैसा तुम्हें चुकाना पड़ेगा, और जर्मनी आज तक चुकाता है भाई। तो बोले सर मतलब ये कि यदि आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑल गुड ऑल इज वेल नहीं करना है तो भारत सरकार के पक्ष में यह बात फैलाई जाए, भारत सरकार को यह बात बताई जाए कि हम अवेयर हैं इस बात को लेकर। किस बात को लेकर? हम अवेयर हैं इस बात को लेकर कि जो हमारी युद्ध क्षति है वो हमें मिलनी चाहिए, जो घाटा हमारा है 45 ट्रिलियन डॉलर का, उसकी पूर्ति होनी चाहिए। क्यों ये इस तरह की हरकतें करते हैं? क्यों ये आकर स्वीकार नहीं करते? क्योंकि इन्हें पता है कि किसी एक भारतीय ने अगर सरक करके ये डिमांड कर ली कि हमें जो तुमने लूटा था वो वापस चाहिए, क्या वापस मिलता है क्या? उदाहरण दे देता हूं भाई, आपको लगता होगा मिलता है कि नहीं मिलता है। और जिनको ये किताब पढ़नी है ना, ये मधुश्री मुखर्जी की किताब है चर्चिल्स सीक्रेट वॉर, जिसमें इंडियंस की 3 मिलियन बिहार मतलब बंगालियों की मौत हुई थी ना, वो एक किताब है मधुश्री मुखर्जी की, पढ़ लेना, उसमें दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें क्या हुआ कैसे हुआ ये सब बातें मैं आपको स्लाइड में अवेलेबल करा दूंगा। इतिहास की ये सब चीजें हम लोग पढ़ते आए कि इंडिया को मतलब किस तरह से ड्रेन हुआ। 1943 का ये आंकड़ा जरूर आप देख लें, जिस समय फेमाइन, मैं आपको इंडिया में जो बहुत बड़ी बड़ी भुखमरी थी ना, उनमें से ग्रेट बंगाल फेमाइन 1770 में 10 मिलियन लोगों की जान ली थी। चालीसा फेमाइन 1783 के अंदर 11 मिलियन लोगों की, दोजी 12 फेमाइन 11 मिलियन लोगों की, आगरा फेमाइन 8 लाख लोगों की, अपर दोआब 2 मिलियन, मिलियंस में साहब लोगों की मौत होती थी भूख के मारे, क्योंकि ये लोग लूट कर ले जाते थे। चर्चिल की पॉलिसी के ऊपर शशि थरूर साहब ने एक बार अपना एक भाषण दिया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और वो काफी ज्यादा हिट हुआ था। आपको वो सुनना चाहिए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हाँ यार ये बात में तो दम है, हमें पैसा मिलना चाहिए। चर्चिल पॉलिसीज कंट्रीब्यूट टू 1943 बंगाल फेमाइन। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करिएगा कि चर्चिल ने किस तरह से भारत को बर्बाद किया। हमारे बारे में कहा जाता है कि जैसे ना ब्रिटिशर जर्मन्स ने हॉलोकॉस्ट किया था यहूदियों को मारने का, भारतवासियों पर कुछ ऐसा ही हुआ था, कोई ऊपर से बॉम्ब गिरे हों ऐसे मारे गए थे हम लोग। इतनी सारी डेथ्स इंडिया में हुई थी। और जो बात करी ना मैंने कि किस तरह से पैसा मिलता है, आप इधर देख सकते हैं। जर्मनी एग्री टू पे, 1 साल पुरानी है, नामीबिया को 1.1 बिलियन यूरो ओवर हिस्टोरियन हेरोरा नागा जेनोसाइड। खुद की गलतियां स्वीकार करके जर्मनी ने इसको पैसा देने की बात स्वीकार की है। यह 1 साल पुरानी बात है। साउथ अफ्रीका को प्रति व्यक्ति $3900 देने की बात हुई है, यानी पैसा मिलता है। जर्मनी रिजेक्ट्स पोलैंड। अब पोलैंड डिमांड कर रहा है कि तुम्हारी वजह से 1.3 ट्रिलियन यूरो का हमें नुकसान हुआ। जर्मनी मना कर रहा है, लेकिन डिमांड तो उठाओ। पोलैंड ने डिमांड उठाई कि हमें वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर क्षतिपूर्ति चाहिए जर्मनी से। अब कब उठाई? वर्ष 2022 की न्यूज है ये। इसका मतलब न्यूज तो उठानी बनती है बॉस, अगर हमें पता है किस तरह से हमारे साथ हुआ। चाइनीज अपना कंपनसेशन मांग रहे हैं जापान वालों से कि इनके चलते हमारे इतने लोग मरे थे, कंपनसेशन दो। यही बात शशि थरूर जी ने भी की थी। कांग्रेस के बहुत ही जबरदस्त वक्ता और नेता हैं। चर्चिल हैज मच ब्लड ऑन हिज हैंड एज हिटलर से ज्यादा खून से रंगे हैं चर्चिल के हाथ। 4.3 मिलियन पीपल मरे थे बंगाल के अंदर, क्योंकि उसने जो डिसीजन लिया था, क्या डिसीजन, कि वर्ल्ड वॉर के दौरान खाना बंगाल का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सिपाहियों को भेज दो, लोग मरते हैं तो मरने दो। इसी बाद में इनके भाषण के बाद में 2015 में मोदी जी ने भी भाषण को तो प्रेज कर दिया कि बहुत बढ़िया भाषण दिया, लेकिन क्या हमको डैमेज मिलेगा? क्या हमें क्षतिपूर्ति दी जाएगी? ब्रिटिश पीएम ने खुद ने रिग्रेट किया कि वो बड़ा शेमफुल, शर्मिंदा महसूस करते हैं कि हमने इंडियंस के साथ कैसा किया। वर्ष 2013 की न्यूज़ है। डेविड कैमरून नामक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, स्वीकार किया कि सर हमको शर्मिंदा है। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से बहुत सारे लोगों ने माफी मंगवाने की कोशिश भी की। अमृतसर के अंदर जो इन्होंने जलियांवाला हत्याकांड किया, उसके ऊपर आज तक कोई ऑफिशियल माफीनामा नहीं आया है। ये सब चीजें आपको याद दिलाने की हैं। जीवंत रहिए। व्यक्ति मर जाता है लेकिन उसकी बातें रह जाती हैं। कुछ इतिहासकार इस काम को बहुत बढ़िया से कर देते हैं।
फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर साझा करें अपने सभी साथियों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। यूज माय रेफरल कोड अंकित10 टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी के थ्रू जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट ऑनलाइन एडुकेटर्स अनअकैडमी के पास तैयारी करा रहे हैं। आप उनसे पढ़ सकते हैं और बाय यूजिंग माय रेफरल कोड आप उनके कोर्सेज पर 10% का अधिक डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। यूपीएससी के प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए दिसंबर 1 से एक नया बैच शुरू हुआ है, आप उसे ज्वाइन अभी भी कर सकते हैं। उस बैच के अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगा, जो क्लासेस निकली हैं वो भी मिल जाएगा। रफ्तार नाम से बैच है, बहुत ही नॉमिनल फीस 25,000 रुपए में 6 महीने का कोर्स आपको दिया जा रहा है, आप इसे ज्वाइन कर लें। इंग्लिश मीडियम में अगर आपका करना चाहते हैं तो आपके लिए एक्सेलरेट बैच शुरू हुआ है 1 तारीख को, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सीसेट का एक डेडिकेटेड बैच शुरू हो रहा है प्रीलिम्स को लेकर के, 12 दिसंबर से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, 1 साल का सब्सक्रिप्शन अगर चाहें तो बिना इंटरेस्ट रेट के आप 4,364 रुपये प्रति माह की किस्तों के ऊपर कोर्स परचेज कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।